डार्क साइकोलॉजी और मानसिक हेरफेर। एक छुपी हुई दुनिया की परतें खुलती हैं। भाग 1 शुरू होता है। इंसानी दिमाग एक रहस्यमयी भूल भुलैया की तरह है, जहां भावनाएं, इच्छाएं, भय और प्रेरणाएं मिलकर वो छवि बनाते हैं जो हम खुद को कहते हैं मैं। लेकिन इस मानसिक संरचना में ऐसे दरवाजे भी हैं जिन्हें आम इंसान कभी खोलता नहीं, और जिनके पीछे छिपी होती है वो शक्तियां जो किसी के भी मन को मोड़ सकती हैं, झुका सकती हैं और नियंत्रित कर सकती हैं। यही है डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र जो छाया में पनपता है, जो शक्ति की भूख से संचालित होता है और जिसका उद्देश्य होता है नियंत्रण। डार्क साइकोलॉजी कोई काल्पनिक विद्या नहीं है, यह हमारे चारों ओर हर दिन सक्रिय रहती है। विज्ञापन में, राजनीति में, रिश्तों में और उन लोगों के मन में जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मानसिक रूप से मोड़ना जानते हैं। यह साधारण झूठ या धोखे से कहीं आगे की बात है। यह एक विज्ञान है, एक कला है और कभी कभी एक हथियार भी। मान लीजिए कोई आपको बार बार यह कहे कि आप किसी चीज के लायक नहीं हैं। धीरे धीरे आप इस पर यकीन करने लगते हैं। यह ब्रेन वॉशिंग की शुरुआत है। किसी ने आपके आत्मविश्वास को लक्ष्य बनाकर आपकी सोच को ही दुश्मन बना दिया है, और जब आपका आत्मसंवाद टूटता है तो सामने वाला आपके मन में अपने विचार रोपने लगता है। यह हिप्नोसिस नहीं है, यह सटल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जिसे अक्सर हम पहचान ही नहीं पाते। मैनिपुलेशन के सबसे आम हथियार: 1 गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग, जब कोई आपके अंदर अपराध बोध भरता है ताकि आप उसकी बात मान लें। 2 गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग, जब कोई बार बार आपके अनुभवों पर सवाल उठाए, आपको ही पागल साबित करने लगे। 3 मिररिंग। मिररिंग, सामने वाला आपकी आदतें, पसंद नापसंद कॉपी करता है ताकि वो आपको अपना जैसा लगे। 4 साइलेंट ट्रीटमेंट, जब कोई बात नहीं करता, आपकी उपेक्षा करता है ताकि आप खुद को दोषी माने। 5 लव बॉम्बिंग, शुरुआत में प्यार और तारीफों की बौछार ताकि आप जुड़ाव महसूस करें, फिर कंट्रोल। इन सभी तकनीकों का एक ही मकसद होता है: मानसिक नियंत्रण। डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी एक और महत्वपूर्ण विषय है इस किताब का। यह 3 प्रकार के व्यक्तित्वों को दर्शाता है जो हेरफेर करने में माहिर होते हैं। 1 नार्सिसिस्टिक लोग, जिन्हें खुद से प्यार होता है और दूसरों की भावना की परवाह नहीं। 2 मैकियावेलियन लोग, जो चालाक होते हैं, योजनाबद्ध सोचते हैं और सिर्फ लक्ष्य हासिल करने में विश्वास रखते हैं। 3 साइकोपैथिक लोग, जिनमें सहानुभूति की कमी होती है और जिनके लिए दूसरों का दर्द मायने नहीं रखता। इन तीनों प्रकार के लोग समाज में आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपके मन और भावनाओं की छाभी अपने पास रख लेते हैं। सवाल यह है, आप खुद को कैसे बचाएं? 1 अपने आत्मसम्मान को मजबूत करें। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो किसी के शब्द आपका मन नहीं डिगा सकते। 2 लालच और फॉर्मूला सॉल्यूशंस से बचें। जो लोग आसान रास्ते दिखाते हैं, अक्सर उनके इरादे गहरे होते हैं। 3 सीमाएं तय करें, बाउंड्रीज। हर रिश्ते में स्पष्ट सीमाएं जरूरी हैं ताकि कोई आपके मानस में घुसपैठ न करे। 4 ना कहना सीखें। हर हाँ के पीछे आपका बलिदान न हो, यह जरूरी है। 5 लाल झंडियों को पहचानें। बार बार झूठ बोलना, आपको अलग थलग करना, आपकी गलती बनाना, ये सब संकेत हैं। मस्तिष्क का युद्ध क्षेत्र, आपका मन, दूसरों की रणभूमि। हर दिन हम अनगिनत मानसिक लड़ाइयां लड़ते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। बाजार में जाते समय, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय या किसी रिश्ते में उलझते हुए। ये युद्ध आदर्शों का नहीं बल्कि धारणाओं का होता है। डार्क साइकोलॉजी इस बात को भली भांति समझती है कि इंसान की सबसे कमजोर कड़ी उसकी खुद की सोच है, और अगर कोई इसे तोड़ दे तो व्यक्ति खुद अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। डार्क साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरों की सोच, भावना और निर्णय लेने की क्षमता को इस तरह प्रभावित करता है कि वो खुद को नियंत्रित समझते हुए भी किसी और के इशारे पर नाचते हैं। यहाँ सबसे पहला हथियार है भय, डर। डर से बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक हथियार नहीं है। डर हमारे निर्णयों को बदलता है, हमारी भाषा को और अंततः हमारे कार्यों को। जो लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वे जानते हैं कि भय एक बीज की तरह है जो अगर दिल में बो दिया जाए तो सोचने समझने की सारी शक्ति उसी में उलझ जाती है। उदाहरण के लिए, किसी को बार बार यह बताना कि वो अकेला है और उसे कोई समझ नहीं सकता, यह मानसिक अलगाव की रणनीति है। किसी को हर बार उसकी विफलता याद दिलाना, यह हीन भावना का बीज है। किसी को दूसरे के आगे कमतर महसूस कराना, यह मानसिक गिल्ट की रणनीति है। धोखे के रंग, जब सच को छिपाना एक कला बन जाए। डार्क साइकोलॉजी में झूठ कभी सीधा नहीं होता, वह भावनाओं में लिपटा होता है।
झूठ को अगर सहानुभूति के कपड़े पहनाए जाएं तो वह सच लगने लगता है। मैनिपुलेटर अक्सर खुद को पीड़ित दिखाता है ताकि सामने वाला सहानुभूति से भर जाए। यह तकनीक रिवर्स गिल्ट ट्रिपिंग कहलाती है, जहां सामने वाला यह महसूस करता है कि उसे मदद करनी ही चाहिए, वरना वह एक बुरा इंसान कहलाएगा। दिमागी मैजिशियन, शब्दों से विचार बदलने की ताकत। डार्क साइकोलॉजिस्ट कभी सीधे आदेश नहीं देता। वह सवाल पूछता है, बातें घुमा फिरा कर करता है, उदाहरण देता है, कहानियां सुनाता है, और फिर उस कहानी में आप अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। जैसे, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं? ये सब सवाल बीज हैं जो आपके दिमाग में विचारों का जंगल बना सकते हैं अगर आप सावधान नहीं हैं। सोशल इंजीनियरिंग, भीड़ की मानसिकता से खेलना। अब बात करते हैं बड़े स्तर पर होने वाली हेरफेर की, जैसे राजनीति, सोशल मीडिया और मार्केटिंग में। सोशल इंजीनियरिंग डार्क साइकोलॉजी की वह शाखा है जो भीड़ की सोच को समझती है और उसका इस्तेमाल करती है। यह जानती है कि लोग अकेले में समझदार हो सकते हैं, लेकिन भीड़ में वो भावनाओं से चलते हैं। अगर आप भीड़ के एक हिस्से को काबू में ले लें तो बाकी भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ नेता, सेल्स पर्सन या प्रचारक बिना तर्क के केवल भावना पर खेलते हैं, क्योंकि भावना ही भीड़ की भाषा है। भावनाओं को मोहरा बनाना, सहानुभूति का शोषण। एक और रणनीति है इमोशनल ब्लैकमेल, यानी भावनात्मक शोषण। यह तब होता है जब कोई आपको आपकी भावनाओं के खिलाफ इस्तेमाल करता है। उदाहरण, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे, तुमने मेरी कितनी उम्मीदें तोड़ी हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ऐसे वाक्य गिल्ट, शेम और इमोशनल डिपेंडेंसी की चेन बनाते हैं। तो क्या हर कोई डार्क साइकोलॉजी से ग्रस्त है? नहीं, लेकिन यह सच है कि हर इंसान के भीतर यह क्षमता छिपी होती है, चाहे वो सकारात्मक या नकारात्मक रूप में हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करता है तो कोई वर्चस्व के लिए। मानसिक रक्षा कवच, जब आप खुद के प्रहरी बन जाते हैं, आपके चारों ओर कई विचार, इरादे, आवाजें और सूचनाएं हैं। इनमें से बहुत सारी बातें आपके भले के लिए होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आपकी सोच को चुपचाप खिसकाकर किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश करती हैं। और यह सब इतना धीमे, शालीन और नॉर्मल तरीके से होता है कि आपको एहसास तक नहीं होता कि आप अब अपने निर्णय खुद नहीं ले रहे। इसलिए अब समय है बचाव के विज्ञान की, मानसिक रक्षा कवच की, यह जानने का कि आप कैसे इन हेरफेर तकनीकों को समय रहते पहचानें और खुद को उनके प्रभाव से बचाएं। 1. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। पहला कवच, यह आपकी पहली और सबसे मजबूत ढाल है। जब आप अपने अंदर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी डर के देखना शुरू करते हैं, तब आप ये पहचान पाते हैं कि कौन सा विचार आपका है और कौन सा किसी और ने डाला है। क्या मैं ये निर्णय अपने लिए ले रहा हूं या किसी को खुश करने के लिए? क्या मैं गुस्सा इसलिए हूं क्योंकि मैं आहत हूं या किसी ने मुझे उकसाया है? क्या मैं वास्तव में खुद को कमतर मानता हूं या कोई मुझे ऐसा महसूस करवा रहा है? जैसे ही आप इन सवालों से खुद से बात करना शुरू करते हैं, हेर फेर की चेन टूटने लगती है। डू, सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। हर इंसान के जीवन में कुछ मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सीमाएं होनी चाहिए, जहां कोई बाहरी प्रभाव बिना अनुमति प्रवेश न कर सके। अगर कोई आपकी बातों को बार बार काटता है, स्पष्ट करिए कि यह आपको अपमानजनक लगता है। अगर कोई आपकी सहमति के बिना आपसे समय, ऊर्जा या भावनात्मक निवेश ले रहा है, तो ना कहना सीखिए। ना कोई गाली नहीं है, यह एक पूर्ण वाक्य है। 3. रेड फ्लैग्स पहचानना, संकेतों की भाषा पढ़ना। हर मानसिक हमले से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। बार बार अपराध बोध दिलाना, आपके आत्मसम्मान पर चोट करना, आपकी स्वतंत्र सोच का मजाक उड़ाना, आपको बाकी दुनिया से काटने की कोशिश करना, हर बात में खुद को पीड़ित साबित करना, ये सब संकेत हैं कि सामने वाला आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से अपने अधीन करना चाहता है। 4. क्रिटिकल थिंकिंग, दिमाग को तेज बनाना। मैनिपुलेशन से बचने के लिए दिमाग को धारदार बनाना जरूरी है। हर बात पर विश्वास न करें। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट लगे तो सावधानी रखिए। जब कोई आपकी सोच से मेल खाकर आपको अपना कहे तो एक कदम पीछे जाकर सोचिए, ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? जब कोई आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, वही समय होता है रुकने का। डार्क साइकोलॉजिस्ट जानते हैं कि जल्दी में किया गया निर्णय अक्सर भावना से प्रेरित होता है, न कि सोच से। 5. सपोर्ट सिस्टम बनाना, अकेले न लड़ें। मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा असर तब करता है जब इंसान अकेला होता है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपको आईना दिखाएं, न कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं।
कोई भरोसेमंद दोस्त, कोई मेंटर या गुरु परिवार के वे सदस्य जो निष्पक्ष हों। जब आप मन से टूटें तब ये लोग आपको आपकी असलियत याद दिला सकते हैं। 6. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, आंतरिक शक्ति का निर्माण। डार्क साइकोलॉजी बाहर की बात है, लेकिन उसका असर अंदर होता है। इसलिए खुद के अंदर एक शांत, स्थिर केंद्र बनाना बेहद जरूरी है। मेडिटेशन, श्वास पर ध्यान और अपने विचारों का अवलोकन, ये सब आपके मानसिक इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। जब मन शांत होता है तब हेरफेर की कोई भी तकनीक उसमें पैठ नहीं बना पाती। अब तक हमने समझा डार्क साइकोलॉजी क्या है, कौन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे यह धीरे धीरे किसी की सोच को बदल सकती है और इससे खुद को बचाने के उपाय। लेकिन अब भी हम इस विज्ञान के एक और गहरे पहलू पर नहीं पहुंचे। कैसे कुछ लोग दूसरों को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर बिना उन्हें एहसास दिलाए उनकी सोच, आदतें और पहचान तक बदल देते हैं। भाग 4 शुरू होता है। मौन की शक्ति। जब शब्दों के बिना दिमाग बदल दिए जाते हैं, डार्क साइकोलॉजी की सबसे प्रभावशाली रणनीतियां वे हैं जो बिना शोर, बिना स्पष्ट आदेश और बिना प्रत्यक्ष संवाद के काम करती हैं। ये तकनीकें दिखती नहीं, पर काम करती हैं चुपचाप, गहराई से और स्थायी असर के साथ। इन्हें कहते हैं कोवर्ट हिप्नोसिस, सब्लिमिनल मैसेजिंग और NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। 1. कोवर्ट हिप्नोसिस, आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक। हिप्नोसिस का मतलब है मन को इस तरह निर्देशित करना कि वह प्रतिरोध करना छोड़ दे। पर कोवर्ट हिप्नोसिस उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता कि वह प्रभावित हो रहा है। यह आपकी सामान्य बातचीत में, रोजमर्रा की बातों में, मीठे शब्दों में छिपा होता है। कैसे काम करता है? सामने वाला व्यक्ति आपकी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को कमजोर करता है, जैसे कहानी सुनाकर, आपको रिलैक्स करके। फिर वह शब्दों में गहराई से छिपे निर्देश देता है, जैसे तुम हमेशा मेरी बात मानते हो, तुम खुद को बेहतर महसूस करते हो जब मेरी सलाह सुनते हो। आपका दिमाग इसे एक सुझाव नहीं, सच मानने लगता है। एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो जाए तो सामने वाला धीरे धीरे आपकी पसंद, निर्णय और सोच को रीप्रोग्राम कर सकता है। 2. सब्लिमिनल मैसेजिंग। जो आंखें नहीं देखती, दिमाग उसे सुनता है। सब्लिमिनल का मतलब है अवचेतन के नीचे, यानी जो बात हमारे सचेत दिमाग को नजर नहीं आती, लेकिन अवचेतन दिमाग उसे पकड़ लेता है। उदाहरण, विज्ञापनों में अचानक 1 सेकंड के लिए कोई शब्द या तस्वीर जो आपके व्यवहार को प्रभावित करे। संगीत या वीडियो में छुपे हुए वाक्य जैसे तुम्हें ये चाहिए, तुम अब तैयार हो। बार बार एक ही भावना को अलग अलग संदर्भों में दोहराना ताकि वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। यह तकनीक सबसे ज्यादा मार्केटिंग, राजनीति, धार्मिक प्रचार और मीडिया में इस्तेमाल होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप इसके शिकार हो चुके हैं। 3. NLP, दिमाग की भाषा बदलो, इंसान बदल जाएगा। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यह एक प्रणाली है जिसमें यह समझा जाता है कि हमारी भाषा, सोच और व्यवहार कैसे आपस में जुड़े हैं, और फिर उस भाषा के पैटर्न को बदलकर किसी व्यक्ति की सोच को बदला जा सकता है। मुख्य तकनीकें: एंकरिंग, किसी भावनात्मक अनुभव को किसी शब्द या स्पर्श से जोड़ देना, जैसे कोई आपके कंधे पर हाथ रखे और कहे तुम हमेशा सबसे बेहतर हो। अगली बार वह सिर्फ कंधा छुएगा और वही भावना लौट आएगी। मिररिंग, आपके बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों की नकल करना ताकि आप सामने वाले को अपना समझने लगें। पैटर्न इंटरप्शन, अचानक आपकी सोच की दिशा को रोकना और नया विचार डालना। NLP का उपयोग अच्छे मकसदों के लिए भी हो सकता है, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना, आदतें बदलना, लेकिन डार्क साइकोलॉजिस्ट इसे गुप्त मानसिक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या यह सब वाकई संभव है या सिर्फ मन का वहम है? यही डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक खूबी है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होती, इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ जब आप खुद को किसी और के शब्दों, इच्छाओं और नजरिए से सोचते पाएंगे, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बचाव का रास्ता क्या है? सजग रहें, लेकिन डरे नहीं। डर खुद एक कमजोर बिंदु बन सकता है। जो भी चीज बहुत जल्दी असर दिखाए, उस पर शक करें। अपनी भावनाओं का विश्लेषण करें, कौन सी भावना बाहर से आई है, कौन सी भीतर से। रोज थोड़ा थोड़ा करके ध्यान, माइंडफुलनेस बढ़ाएं। जानकारी प्राप्त करें। जितना ज्यादा आप इन तकनीकों को जानेंगे, उतना ही आप अप्रभावित रहेंगे। अभी हमने डार्क साइकोलॉजी की सबसे रहस्यमयी तकनीकों को समझा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या कभी कभी हमें खुद भी दूसरों को प्रभावित करने के लिए ये तकनीकें सीखनी चाहिए? क्या डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बुराई के लिए है
या इसका एक संतुलित उपयोग भी संभव है। भाग 5 शुरू होता है। अंधेरे की सीमा। जब नियंत्रण जरूरी हो जाता है। अब तक हमने डार्क साइकोलॉजी को एक खतरनाक छिपी हुई ताकत के रूप में देखा, जो दूसरों की सोच, भावना और निर्णयों को अपनी मर्जी से मोड़ सकती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर प्रभाव, हर नियंत्रण बुरा ही होता है? क्या किसी को सही राह दिखाना, उसकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना भी मैनिपुलेशन है? और अगर हाँ, तो फिर सीमा कहाँ है? एथिकल मैनिपुलेशन। रोशनी की छाया। मैनिपुलेशन शब्द जितना नकारात्मक लगता है, उसका हर प्रयोग गलत नहीं होता। अगर इसका उपयोग किसी की भलाई के लिए, सम्मान के साथ और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए किया जाए, तो यह मार्गदर्शन बन जाता है। उदाहरण, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि कौन से शब्द उन्हें बेहतर दिशा में ले जाएंगे। एक माता पिता जो अपने बच्चे को प्रोत्साहन की तकनीकों से सही आदतें सिखाते हैं। एक काउंसलर जो शब्दों और लहजे से किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति में आशा जगाता है। ये सब मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। तो फर्क क्या है? डार्क और एथिकल के बीच की रेखा। डार्क साइकोलॉजिस्ट चाहते हैं कि आप उन पर निर्भर रहें। एथिकल गाइड चाहते हैं कि आप खुद पर निर्भर बनें। जब नियंत्रण जरूरी हो, रिश्तों, नेतृत्व और जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मैनिपुलेशन या कहें प्रभाव जरूरी हो जाता है। 1. बच्चों की परवरिश में, जब वे सही और गलत में फर्क नहीं समझते। 2. नशे या आत्मघाती विचारों से जूझते लोगों में, जब उनकी सोच उन्हें नुकसान पहुंचा रही हो। 3. नेतृत्व या टीम वर्क में, जब टीम बिखर रही हो और एक लय बनानी हो। यहां मैनिपुलेशन नहीं, दिशा दी जाती है, लेकिन उसका फर्क इस बात से पड़ता है, क्या आपने सामने वाले की स्वतंत्रता छीनी या उसे खुद के लिए सोचने की क्षमता दी? क्या डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल सीखना चाहिए? यह एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय है। यदि आप इसे सीखते हैं बिना नैतिकता के, तो आप दूसरों को हथियार बनाकर खुद के मकसद साधेंगे। सजगता के साथ, तो आप खुद को और दूसरों को मानसिक हमलों से बचा सकते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे किसी को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाना। वो कला तब तक सुरक्षित है जब तक उसका उपयोग किसी की रक्षा में हो। तो हमें क्या करना चाहिए? खुद को इन तकनीकों के प्रति सजग रखें। दूसरों के प्रभाव को तर्क और अनुभव की कसौटी पर जांचें। अगर कभी मैनिपुलेशन का प्रयोग करें तो सम्मान, सहमति और सीमा के भीतर करें। किसी भी प्रकार का मानसिक नियंत्रण अगर आपकी स्वतंत्रता, पहचान या आत्मसम्मान को खत्म कर रहा है, तो वह डार्क साइकोलॉजी है और उससे बाहर निकलना आपका अधिकार है। भाग 6 शुरू होता है। मुक्ति का द्वार। जब आप मानसिक कैद से बाहर निकलते हैं, जब आप नहीं जानते कि आप नियंत्रित हो रहे हैं। मानसिक हेरफेर की सबसे बड़ी चाल यही होती है, यह आपको यह भी नहीं जानने देता कि आप इसके शिकार हो चुके हैं। आप सोचते हैं कि निर्णय आपके हैं। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आपका आत्मसम्मान टूटने लगता है। आप हर बात में किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति खोजने लगते हैं, और जब तक आप पहचानते हैं कि कुछ गलत है, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। डार्क साइकोलॉजी के शिकार की 10 स्पष्ट निशानियां। 1. आप बार बार दोषी महसूस करते हैं, भले आपकी कोई गलती ना हो। 2. आपके निर्णय उस व्यक्ति की सहमति पर निर्भर हो गए हैं। 3. वह व्यक्ति आपकी पहचान, दोस्तों और आत्मा को धीरे धीरे काट रहा है। 4. आप खुद को लगातार कमजोर, असहाय या छोटा महसूस करते हैं। 5. आपको डर है कि अगर आपने विरोध किया तो आप अकेले हो जाएंगे। 6. आपने अपनी इच्छाएं और सपने छोड़ दिए हैं सिर्फ उनके लिए। 7. हर बहस में अंत में आप ही गलत साबित होते हैं। 8. वह व्यक्ति आपकी कमजोरियों का बार बार जिक्र करता है। 9. आप कभी भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाते, भले बाहर से सब ठीक लगे। 10. आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। कैसे पहचानें कि कौन सा रिश्ता हानिकारक है? हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन स्वस्थ रिश्ते में आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको खुद की सोच पर भरोसा होता है। आप अपनी बात कह सकते हैं बिना डर के। डार्क साइकोलॉजी वाले रिश्ते में आपको हर समय सावधान रहना पड़ता है। आप सोचने से पहले डरते हैं, कहीं इसे बुरा न लगे। आप अपनी ही भावनाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। तो अब करें क्या? अब बात करते हैं मुक्ति की, उस राह की जिससे आप वापस खुद बन सकते हैं। चरण 1, नाम दो। पहले स्वीकार करो कि कुछ गलत है। कई लोग सिर्फ इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वो मान ही नहीं पाते
कि उनके साथ मानसिक हेरफेर हो रहा है। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, कंट्रोल, उसका जादू टूटने लगता है। चरण 2, रिकॉर्ड रखो, सच्चाई को लिखो। जब कोई लगातार आपकी याददाश्त और भावनाओं को गलत साबित करता है, तब सबसे मजबूत हथियार है डायरी या रिकॉर्ड। क्या कहा गया था? आपने क्या महसूस किया? किस बात पर विवाद हुआ? क्या आप बार बार माफी मांग रहे हैं? जब आप पीछे जाकर पढ़ते हैं, सच्चाई साफ नजर आने लगती है। चरण 3, लक्ष्मण रेखा खींचो, सीमाएं बनाओ। सीमाएं बनाना कमजोर होना नहीं, खुद की रक्षा करना है। मैं यह बात अब और नहीं सह सकती। यह मेरी प्राथमिकता है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम मुझे बदलना चाहते हो तो यह रिश्ता मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर सामने वाला सच में आपकी परवाह करता है, वो समझेगा। अगर नहीं, तो वही आपका उत्तर है। चरण 4, सहायता लो, अकेले न लड़ो। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें खुद ही सब संभालना है, लेकिन मानसिक हेरफेर से निकलना आसान नहीं होता। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें, किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से सलाह लें। अगर कुछ भी नहीं हो तो लिखें, खुद से ईमानदारी से। आप जितना अकेले रहेंगे, उतना ज्यादा हेरफेर असर करेगा। चरण 5, खुद से रिश्ता जोड़ो, अपनी पहचान फिर से बनाओ। जो आप थे वो शायद टूट चुका है, लेकिन आप पूरी तरह खत्म नहीं हुए। अंदर कहीं अब भी वह वास्तविक मैं मौजूद है, वही जो खुलकर हंसता था, जो सपने देखता था, जिसे अपनी पसंद नापसंद पता थी, जिसे खुद पर विश्वास था। उस आप को फिर से वापस बुलाइए। धीरे धीरे, दिन ब दिन, एक एक टुकड़ा जोड़ते जाइए। अंतिम बात, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अब आप जानते हैं डार्क साइकोलॉजी क्या है, कैसे यह काम करती है, कौन इसका उपयोग करता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और अगर आप शिकार बन चुके हैं तो कैसे वापस लौटा जा सकता है। अब आप कमजोर नहीं हैं, अब आप जानकार हैं, और ज्ञान ही असली शक्ति है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी हमसे जुड़े किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपके एक छोटे से लाइक और शेयर से हमें और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही अगर आपके दिल में हमारे वीडियो के लिए कोई भावना है तो कृपया इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें विश्वास है कि साथ मिलकर हम बड़ी चीजें कर सकते हैं।